शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का महत्वपूर्ण अंबेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आवाज का ऑफिशियल में। आज के अंबेडकर संदेश में हम विस्तार से बात करेंगे क्रिप्स प्रस्ताव का। आखिर क्रिप्स मिशन क्या था, क्रिप्स प्रस्ताव क्या था। क्रिप्स प्रस्तावों के अस्पृश्यों पर प्रभाव के विषय में डॉक्टर BR अम्बेडकर का बयान हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सम्मानित साथियों, आज के ही अम्बेडकर संदेश में हम जानेंगे कि किस तरह से पहली बार मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग की जाती है। आखिर क्यों पाकिस्तान की मांग की जाती है, ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गई जिसकी वजह से पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग को करनी पड़ी। तो आइए शुरू करते हैं आज के अम्बेडकर संदेश को। बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से बादशाह डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 350 से 352 तक आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे। युद्धकालीन मंत्रिमंडल के प्रस्तावों से अचानक ब्रिटिश सरकार की मंशा स्पष्ट हो जाती है। ये प्रस्ताव वही हैं जिनकी ब्रिटिश सरकार ने कभी अल्पसंख्यक अधिकारों का अतिक्रमण बताकर निंदा की थी। यह म्यूनिक भावना है जिसका सार तत्व है कि एक की बलि चढ़ाकर दूसरे को जीवन दान देना। यह वही भावना है जो अब प्रस्ताव के रूप में लिपिबद्ध होकर आई है। ऐसी सूचना मिली है कि अमेरिका और अंग्रेज लोग भारतीय लोगों से क्षुब्ध हैं, जिसे वे भारत की संवैधानिक प्रगति से संबंधित ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों को पसंद नहीं करते और सर स्टैफर्ड क्रिप्स के मिशन को विफल करना चाहते हैं। अमेरिकी लोगों का रुख तो समझ में भी आता है, परंतु अंग्रेज लोग और सर स्टैफर्ड क्रिप्स तो सारी स्थितियों को अच्छी तरह जानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह भली भांति नहीं सोचा गया है कि वे प्रस्ताव जो अब ब्रिटिश सरकार की ओर से आए हैं वही हैं जिन्हें कुछ ही महीने पहले ब्रिटिश सरकार ने बिल्कुल व्यर्थ कहकर निंदा ही नहीं की बल्कि अस्वीकार कर चुकी है। जिन्हें इसका एहसास है वे इन्हें संवैधानिक प्रगति का सबसे बदसूरत रूप ही कहेंगे, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने पूर्व घोषणाओं के विपरीत अचानक बदल दिया है। प्रस्ताव 3 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। नंबर 1, एक संविधान सभा बनती है जिसे भारत के लिए संविधान बनाने का अधिकार प्राप्त होगा। इस सभा को पूरा अधिकार होगा कि बहुमत से जो निश्चित करें उसी के अनुसार संविधान बनेगा। दूसरा, नया संविधान भारत के सभी वर्तमान प्रांतों के लिए नहीं होगा बल्कि केवल ऐसे प्रांतों के लिए होगा जो इसे अपनाना चाहेंगे। इसलिए प्रांतों को ये छूट दी गई है कि वे नए संविधान में शामिल हों अथवा उससे बाहर रहें। यह जनमत संग्रह पर छोड़ दिया गया है। इससे साधारण बहुमत का फैसला मान्य होगा। नंबर 3 है, संविधान सभा को ब्रिटिश सरकार से एक संधि करनी पड़ेगी। संधि में प्रांतीय धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रावधान किए जाने हैं। ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता समाप्त हो जाएगी और संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान लागू हो जाएगा। संक्षेप में ब्रिटिश सरकार की यह योजना है, यानी कि 3 बिंदुओं में क्या योजना है ये हमने आपको बताया। संविधान सभा के संबंध में किया गया प्रस्ताव नया प्रस्ताव नहीं है। विश्व युद्ध आरंभ होने पर ऐसा प्रस्ताव लाया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। संविधान सभा के संबंध में हाउस ऑफ कॉमन्स में 14 अगस्त 1940 को लॉर्ड एमरी ने कहा था, क्या कहा था हम जान लेते हैं। कांग्रेस नेताओं ने एक अच्छे ढंग का संगठन बना लिया है जिसमें भारत के राजनीतिक तंत्र का संचालन करने की काफ़ी क्षमता है। असल में भारत के राष्ट्रीय जीवन में जैसा कि कांग्रेस सभी मुख्य तत्वों की ओर से बोलने का दावा करती है और उन्होंने अलग से मांगे रखी हैं, इससे हमारी समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं। ये सही है कि संख्या बल से वह भारत की अकेली सबसे बड़ी पार्टी है, परंतु भारत के मिले जुले समाज में महत्वपूर्ण वर्गों ने उसके दावों का खंडन किया है। केवल गिनती के आधार पर ही उन्हें अल्पसंख्यक न माना जाए बल्कि भावी भारतीय राजनीति में उन्हें पृथक संवैधानिक तत्व समझकर विचार किया जाए।
उन प्रमुख वर्गों में मुस्लिम समुदाय सबसे बड़ा समुदाय है। उनका कहना है कि भौगोलिक दृष्टि से बने निर्वाचन क्षेत्रों में बहुमत से निर्वाचित संविधान सभा द्वारा गठित संविधान से सहमत नहीं होंगे। वे संविधान निर्माण संबंधी विचार विमर्श में संख्या बल सिद्धांत पर सहमत नहीं है और अपना अलग अस्तित्व बनाए रखने का दावा करते हैं। यही बात दूसरे बड़े समुदाय अनुसूचित जातियों पर लागू होती है, जो अनुभव करते हैं कि श्री गांधी के प्रतिनिधियों के बावजूद हिंदुओं की प्रतिनिधि कांग्रेस से अपने को अलग समझते हैं। भारत के वायसराय द्वारा 8 अगस्त 1940 को ब्रिटिश सरकार की ओर से अल्पसंख्यकों के लिए की गई निम्नलिखित घोषणा को और स्पष्ट करते हुए लॉर्ड एमेरी ने निम्नलिखित घोषणा की थी। 2 मुख्य मुद्दे उभरकर सामने आए हैं। इन 2 मुद्दों पर ब्रिटिश सरकार ने मुझे स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। पहला मुद्दा भावी संवैधानिक भारत की शांति और कल्याण के लिए अपने वर्तमान उत्तरदायित्वों को ऐसी शासन व्यवस्था का हस्तांतरित नहीं कर सकता जिसे भारत के राष्ट्रीय जीवन में शक्तिशाली बहुसंख्यक द्वारा अल्पसंख्यकों के अधिकारों को अस्वीकार किया जा सके। ऐसी सरकार में वे तत्व अपने को सम्मिलित नहीं करेंगे। दोबारा 23 अप्रैल 1941 को श्री एमरी ने संविधान सभा की मांग के संदर्भ में निम्नलिखित बयान जारी किया। 1941 का बयान जानना बहुत जरूरी है। भारत के भावी संविधान का निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा न करके भारतीयों को अपने आप करना चाहिए। भारत का भावी संविधान आवश्यक और मूल रूप से भारतीय संविधान होना चाहिए, जो भारतीय स्थितियों और भारत के लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जाना चाहिए। केवल आवश्यक शर्त यह है कि संविधान अपने आप में और संविधान सभा जो इसका निर्माण करे उसमें भारत के राष्ट्रीय जीवन के सभी मुख्य वर्गों की आम सहमति के लोग हों। संविधान सभा के संबंध में ब्रिटिश सरकार की ओर से ऐसे संकल्प प्रस्तुत किए गए थे जो अब मान लिए गए हैं। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा पेश की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने उस मांग को भी अस्वीकार कर दिया था। इसके संबंध में लॉर्ड एमरी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 1 अगस्त 1940 को कहा था, जिसे कांग्रेस राज्य अथवा हिंदू राज्य कहा जाता है, उससे संभावित खतरे की प्रतिक्रिया में मुसलमानों की ओर से पाकिस्तान की मांग करना हिंदू और मुस्लिम राज्यों के लिए अलग अलग राज्य करके भारत को तोड़ना होगा। मैं आज ऐसी पेचीदा स्थिति पर कुछ नहीं कह सकता। ऐसी योजना पर मेरी कठोर आपत्तियां हैं और अतिवादी स्वरूप से मैं सहमत नहीं हूँ। मेरी टिप्पणी है कि स्थायी अल्पसंख्यकों की समस्या का हल किए बिना उसे सीमित क्षेत्र में ढकेलना होगा। दोबारा 23 अप्रैल 1941 को हाउस ऑफ कॉमन्स में उन्होंने अपने भाषण में इसका फिर से जिक्र किया और निम्नलिखित विचार रखे। विचार क्या रखे ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी तथाकथित पाकिस्तान योजना के मार्ग में आने वाली भारी और व्यवहारिक कठिनाइयों के विषय में कुछ नहीं कहना चाहता, न भारतीय इतिहास की 18वीं शताब्दी के दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास की ओर वापस जाने की आवश्यकता समझता हूँ। देशों का दुखद अनुभव आज हमारी आंखों के सामने है। इसमें भारत की मूलभूत एकता टूटने के भयानक खतरे छिपे हुए हैं। ये सब होते हुए भी भारत में ब्रिटिश सरकार ने एकता पैदा की, जिस पर हमें गर्व है। सम्मानित साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी। इसी प्रश्न का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ आज के अम्बेडकर संदेश को हम यही रोकना चाहेंगे। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कथाक्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली।
मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।